सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल हमारे पास दो टाइप से थी। पहला मेरे पास होती है परचेज गुडविल, और जो मेरे पास दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको हम नॉन परचेज्ड गुडविल कहते हैं। जिसको लिखना है लिख लो भाई, बीच में लिखना मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। एक मेरे पास है परचेज्ड गुडविल, दूसरा मेरे पास क्या होगा भाई सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या जिसको बोलते हैं नॉन परचेज्ड गुडविल है। फिर सुनो भाई, हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। परचेज्ड गुडविल का मैं तुम्हें एक एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक। सब निकाल लेगा। तुम्हारे पास जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है उसमें मैं सिर्फ हल्की सी बातें बता रहा हूँ क्या होता है। जब भी हमारे पास सुनो, जब भी हमारे पास ऐसे परचेज गुडविल के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो तुम ना अगर देखो वो सारे बच्चे जो थोड़ा ना लगन से पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, साथ में पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, कुछ दिन में तुम्हारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली जो बुक है ना वो शुरू हो जाएगी। तो जो हर एक बुक को करेगा ना वो मान लो कम से कम उसका सिलेबस ना, जिसका 100% सिलेबस है ना, वो अपने आप 70% हो जाएगा जो लग के पढ़ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी के चैप्टर पहले कराया मैंने, अब तुम उसको ढंग से कर लोगे ना, आगे के जितने चैप्टर है हर एक चैप्टर को कम से कम 2-3 क्लास खत्म, ऐसा होता है। क्योंकि मैं थोड़ा चलूँगा थोड़ा लो बच्चे को लेके, तो देख लें कैसे कैसे। तो भाई हमारे पास ना इलस्ट्रेशन फर्स्ट है। कभी भी हमारे पास अगर परचेज गुडविल की बात आ जाती है तो इन दैट केस हम करते क्या है सुनो, कह रहे कि अमृत डेली नीड्स एक्वायर द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। ठीक है भाई, परचेज कंसिडरेशन कितना है 5 लाख है। तो इसका नॉर्मल सा मतलब क्या है कि वो 5 लाख रुपए पे करेगा, ठीक है। फिर करेगी द असेट एक्वायर एंड लायबिलिटी टेकन ओवर आर, नीचे कुछ असेट्स हैं और लायबिलिटी। तुम्हें करना क्या होता है, देखो सारे असेट्स डेबिट कर दो और जितनी लायबिलिटी उसको क्रेडिट करो। मेरे पास पहला असेट्स है फर्नीचर इन्वेंट्री डेटर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर क्या है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, फिर क्या है डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट है। अमाउंट बोलना चाहे कोई 10 7 50 10,000 है, 7,50,000, फिर क्या है 1,50,000, ठीक है। ये मेरे पास असेट्स हैं और मेरे पास जो उसके बाद लायबिलिटीज़ है क्रेडिटर सैलरी पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक लाइन छोड़ रही है बीच में, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है 5,20,000, 5,20,000। फिर सैलरीज पेबल 2 सैलरीज पेबल अकाउंट है, कितना है भैया 75,000। लास्ट क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 15,000, हाँ भाई। और परचेज कंसिडरेशन कितने का है 5 लाख का। किससे बिजनेस परचेज कर रहे हैं हम, हमारा नाम है अमृत डेली नीड्स, मतलब कि ये हमारे पास है। उसके बाद शिवम श्री शिवम है, इसका कर रहे हैं ना श्री शिवम का, तो 2 श्री शिवम अकाउंट कितने से भाई 5 लाख। अब यहाँ देखो मेरे पास कितना है ऊपर 7,50,000, ठीक है, 8,50,000, 9,10,000, 9,10,000 है। उसमें से माइनस करो उसे, सारा माइनस करना कितना आ रहा है 11,10, तो 9,10 और 11,10, तो 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ये जो 2 लाख का डिफरेंस है, देखो इसका अंदर मैं 2 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ ना, मैं 2 लाख की पेमेंट मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो ये जो 2 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट है मेरे पास क्या है गुडविल है, ठीक है। मेरे पास क्या भाई बैलेंसिंग फिगर, गुडविल एक टाइप का क्या होता है मेरे पास कैपिटल लॉस होता है। 2 लाख से है ना, तो कैपिटल लॉस कितने का है 2 लाख का है, ठीक है। ये सब ना बातें तुम्हें आगे बहुत काम आएगी। तो गुडविल इतने की है और पेमेंट कर दूंगा मैं इसकी, जो मेरे पास श्री शिवम में इसकी पेमेंट कर दूंगा। देखो भाई, तो यहाँ समझाओ मैंने क्या बोलता कि मेरे पास जैसे ये मैंने पहले कर दिया, तो मैंने गुडविल की वैल्यू निकाल ली। देखो मेन काम हमारा था परचेज गुडविल को निकालना, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास अगली बात है ना भाई, समझो वो क्या है। अगर मैं देखो परचेज गुडविल को निकाल लेता हूँ ना, फिर मैं देखता हूँ कि भाई नेक्स्ट चीज़ क्या आ सकती है मेरे पास। मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी इसकी, तो पेमेंट करता हूँ इसको श्री
शिवम, मेरे पास 3 शिवम है, उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। डेबिट कितने से भाई? 5 लाख से। और 2 कैश या बैंक, ठीक है, कैश से कर देंगे या फिर बैंक अकाउंट से कर देंगे, तो 5 लाख। बताओ भाई, तुम्हें बात पता लग रही है? तुम सबको सारा 11th क्लास की वाली बातें याद है? मैं तुमसे कहा था कि जो कैश पेमेंट होती है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू ये बता रखा है भाई 20,000 से ज़्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो वैसे क्या है, लोग ना 10,000 कैश देते हैं, बाकी सारा बैंक से पेमेंट लेते हैं। ये क्या है, लीगल एक तरीके से लीगल वे है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन अगर बात करते हैं इलीगल, तो भाई तो कुछ भी हो सकता है। इलीगली अगर बात करते हैं कुछ भी होता है। तो कोई सा भी जो बिजनेस है ना, या तो वो उधार पे खरीदते हैं या फिर किस पे खरीदते हैं भाई? बैंक से। समझ रहे हो ना? बैंक हो गया, उधार, देखो उधार पे बिल से खरीद लेते हैं, ये सारी बातें आती है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? देखो भाई तुम्हें मैंने ये वाला करवा दिया। नेक्स्ट बात हम करते हैं। देखो मैं एक बार हल्का सा उसी टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा इशू है और कुछ नहीं है। सुनो, हमारे पास था हमारे पास टॉपिक थे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करने। मैंने पहले बता दिया परचेज वाला। परचेज के क्वेश्चन तो मैं हमेशा ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट बात अगर मैं कर दूं, हम कभी भी अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, भाई पॉइंट डालो। पहला पॉइंट हमारे सबके पास सब लिखा हुआ, ठीक है, फिर भी ना जिसने लिखा वो लिख लो। पहला मेरे पास था हेडिंग डालनी है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये तुम्हारी हेडिंग है। उसके अंदर पहला पॉइंट तुम्हारे पास था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा हमारे पास क्या था भाई? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो मैं जो एक बार हल्का सा करवा रहा हूँ वो हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मैं सबसे पहले इसमें फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, ठीक है। सुनो, जो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो मेरे पास वैल्यू ऑफ गुडविल, जो वैल्यू ऑफ गुडविल है भाई, वो किस तरीके से, हम ये वाली बात देखते हैं। फॉर्मूला मेरे पास है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मेरे पास भाई? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। भाई क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब? देखो पहले मैं तुम्हें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सिखा रहा हूँ। मैं तुमसे क्या कहा था कि हम अपने पुराने 4 या 5 साल की परफॉर्मेंस को देख के उसके बाद जाके आगे बढ़ते हैं कि भाई हम किन किन बातों को लेके चलेंगे। देखो मान लो 4 साल का प्रॉफिट लिया, फिर मैं पता लगाऊंगा भाई मेरे पास गुडविल है या फिर नहीं है, ठीक है। सुनो, मैंने तुमसे एक बात और कही थी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का मतलब है कि हम कितने साल से कंटिन्यू एक सिमिलर प्रॉफिट अर्न करते आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि हम कितने साल से कंटिन्यू एक सिमिलर प्रॉफिट अर्न करते हुए आ रहे हैं। तो इससे तो निकालो गुडविल, वैल्यू जो मेरे पास गुडविल की है इसी से आएगी। भाई क्या होता है मेरे पास जो गुडविल है वो मेरे पास क्या होता है भाई? देखो चले जाओ, सुनो, मैंने क्या बोलता भाई, जैसे तुमसे पहली बात बोल दूं, मैंने भाई नॉर्मल से ऐसा बोला कि अगर मान के चलो मैं गुडविल निकालता हूँ। गुडविल क्या है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा के दे रही है उसे गुडविल बोलते हैं। ये तो है ना, जो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है उस नॉर्मल प्रॉफिट से जो मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया उसे क्या बोलेंगे? वो गुडविल बेस्ड है ना मेरे पास वो। अब सुनो, तो अब मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि भाई एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना होता है। मान लो मेरे पास 4 साल के प्रॉफिट है, ये पहले साल का 10,000 है, ठीक है। दूसरे साल का मान लो 20,000 है, ठीक है। फिर तीसरे साल का मेरे पास 30,000 है, चौथे साल का 40, अगला भी ले जाओ, ठीक है। 5 साल लिया मैंने, मेरे पास है 5,000, लेकिन बीच में एक लॉस है, एक लॉस भी है। देखो अगर मेरे पास लॉस नहीं होता है मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 है, 5 लिखा, डिवाइड किया, कितना है? 1,50,000। भाई ऐसा ही तो है, 1,50,000 तो कितना आ रहा है मेरे पास? 30,000। मेरे पास नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कितना, मतलब एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। समझ रहे हो ये क्या बोल रहा हूँ? कुछ उसमें और तो ना है, फोन चेक करना कुछ जल्दी नहीं इसमें, तो मैं सिर्फ इसी में कह रहा हूँ। चलो भाई पहले बात में आ गई। अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ, मेरे पास कोई सा लॉस है, अगर किसी साल में लॉस हुआ है तो उस लॉस को थोड़ा सा देखते हैं।
ठीक है। लॉस की बात करते हैं, सुनो, अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरे पास, मैं इसी क्वेश्चन को सेम उठा रहा हूँ, लेकिन फिर मैं आगे बोल दूं कि भाई मेरे पास यहाँ पे लॉस भी है, क्या मेरे पास यहाँ पे ये 30,000 का लॉस है, ठीक है। तो 1,20,000 माइनस 30,000 कितना आ गया? 90,000। समझ रहे हो? इसको जोड़ो, इसको कितना 1,20,000 आ रहा है, उसमें से 30,000 माइनस कर दो, कितना आ गया? 90,000। 90,000 डिवाइड करो 5 से, कितना आ जाएगा? कितना? 18 आ रहा है, हाँ 18,95, ठीक है। तो मेरे पास भाई जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है कितना आ रहा? 18,000। सबको ही निकालना आ गया। तुम्हारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड गिवन होता है हमेशा, ठीक है। बात में आ गई, तो उसको कर लेना। ये तुम्हारा आसान से क्वेश्चन है भाई। अपना जो हम आज बात करने वाले हैं, तुमसे मैंने कुछ बातें कही थी कि भाई कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें लेस होती हैं। बस मैं आ रही क्या बोल रहा हूँ, सुनो। तो अपना हम आज वही बात करने वाले हैं। मेरे पास क्या कुछ स्टेप्स हैं, उसको देखते हैं कि भाई क्या क्या बातें हम लेके चल रहे हैं साथ में अपने। सुनो, ये सारी बातें क्लियर सबको? इसके क्वेश्चंस हो रखे हैं, नॉर्मल कुछ नहीं है। तुम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और नंबर ऑफ फेयर परचेज तुम्हारे पास गिवन होता है। सॉल्व करना, जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको निकाल के घर पे एक बार ट्राई मार। वैसे सबका हो गया जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। सुनो भाई, अब हमारे पास आती है एक्चुअल बातें जिसको तुम्हारा समझने का लेवल, देखो तुम सब जो है ना भाई एक लेवल से समझ सकते हो। एक तो होता है रट्टे मार लो, ठीक है। दूसरा क्या, समझो। देखो अगर तुम समझोगे ना तो भाई इसमें एक सबसे मज़ेदार तुम्हें बातें बता दूँ, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर उससे तुम्हारी बुक से हटके कुछ और आ गया ना तो भी इसको झेल लोगे तुम, समझे? कुछ तुम्हारी बुक से अगर हटके आ गया तो भी तुम उसको आसानी से कर लोगे। मान लो तुम्हारी बुक में मैं तुम्हें 4 बातें लिखवा दूँ। देखो बच्चे 2 टाइप से होते हैं, एक रट्टा मार लेंगे कि भैया बस लिखवा दो, बाकी हम देख लेंगे खुद ही, वो इसको याद कर लेते हैं। लेकिन अगर हल्का सा हट गया या इन फ्यूचर अगर वो अकाउंट्स कर रहा है और कुछ नई ट्रीटमेंट आ गई, उनका मुंह बना रह जाएगा, वो बोले हमें तो इसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सुनो, तो एक बार ना हेडिंग डाल लो, स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करने होते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है भाई। सबसे पहला मेरे पास है फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम फाइंड करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं भाई? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सुनो भाई, तो पहला मेरे पास क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। पहले बताओ सबको नॉर्मल प्रॉफिट पता कैसे निकालते हैं? पहली बात तो गिवन होता है, ठीक। गिवन होने के साथ उसमें कुछ बातें होती हैं उस साल के बीच में, ठीक है। हमारा पहला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है और बाकी तो कोई बात ही नहीं। देखो पहले स्टेप में क्या करते हैं, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम निकालते हैं मतलब कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। जो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है उसे निकालेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट है उसे कैलकुलेट करेंगे। सुनो, एवरेज प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद सुनो भाई, तो मैंने क्या बताया, जैसे मेरे पास ना जो पहला था, पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद मेरे पास जो अगली बात है इसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। फिर इसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। सबको अगली बात है पता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास जो आता है वो आता है पहले वाले में, ठीक है। हमारे पास 4 से 5 साल के प्रॉफिट गिवन होते हैं ना, तो अब पता है हमारे पास कुछ घटनाएं आ जाती हैं, ठीक है। कुछ बातें होती हैं। देखो अगर मेरे पास कुछ भी एब नॉर्मल हो जाता है जो नहीं होना चाहिए, और विच अफेक्ट आवर प्रॉफिट, मैंने क्या बोला, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें जो हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करती है ना। अच्छा सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 11th क्लास का, तो हमें वो पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमारा किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, ठीक। हमारे पास देखो गुडविल का मतलब क्या है, नॉर्मली देखते हैं हम पूरे साल जो नॉर्मल चला है ना, हम वो सारी बात देखते हैं। अगर कुछ भी एब नॉर्मल हुआ है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक। बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें सारे पॉइंट लिखवा रहा हूँ। देखो तुम सब में से 2 टाइप के जने होंगे, एक जो है सिर्फ बोलेगा, इनको मैं याद कर लेता हूँ, दूसरा वो समझ जाएगा,
तो याद तो करेगा लेकिन समझ भी जाएगा। तो मैं तुम्हें पहले वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास कोई सा प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप के जो मेरे पास फर्स्ट स्टेप है ना, हमें फर्स्ट स्टेप पे करना होता है, मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले हमें जो जो बातें करनी है, हमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है नीचे, तो तुम्हें वो सारी चीज़ देखनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो है नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट अमाउंट इज गिवन। जो तुम्हारे पास नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट है वो तुम्हारे पास यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। सुनो, मैं तुम्हें पहले वो सारी की सारी बातें बता रहा हूँ जिनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। सुनो, मेरे पास पहला है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। मुझे बताओ, क्या कभी हम सोच के चलते हैं कि लॉस मतलब फायर आग लगेगी हमारी कंपनी में? कभी सोचते हैं क्या चोरी होगी? नहीं होगी ना। यहाँ देखो भाई, जिसका फोकस यहाँ पे रहेगा वो थोड़ा समझ जाएगा, वरना फिर मुंह बनाए बैठे रहना। यहाँ पे क्या आता है? जीपी आता है। रोन क्या? जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। मैं तभी पूछा था आता है कि नहीं आता है। सुनो, अब यहाँ पे वो सारे के सारे फैक्टर लिखूंगा मैं, सुन जाओ। यहाँ पे मैं वो सारे फैक्टर लिखूंगा, फिर इसमें से माइनस करके जो आएगा यहाँ लिखता हूँ ना, तभी तो नेट प्रॉफिट आता है। यहाँ पे जितने आइटम बढ़ते जाएंगे मेरा नेट प्रॉफिट उतना कम होता जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे जितने आइटम बढ़ेंगे नेट प्रॉफिट मेरा उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा ही तो होता है भाई, इन बातों को एक्सेप्ट करो थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे जितने आइटम बढ़ेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट उतना बढ़ता जाता है, और यहाँ जितने बढ़ेंगे मेरा नेट प्रॉफिट उतना कम होगा। हम जितने भी एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसको हम एक्सपेक्ट करके नहीं चलते, मैंने क्या बोला, जिसको हम एक्सपेक्ट करके नहीं चलते हैं, हम उन सब की ट्रीटमेंट करेंगे। पहले मैंने बोला एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस बाई फायर हो सकता है, ठीक है, लॉस बाई थेफ्ट हो सकता है, बस में आ गई, चोरी कर ली या या फिर आग लग गई उसमें, इस तरीके से हो गया, फिर कोई घटना हो गई और ऐसा कुछ हो गया। तो बताओ, क्या हम कभी ऐसा सोच के चलते हैं कि सब चीज़ें होगी? नहीं सोचते। अब सुनो, तो भाई मुझे बताओ, यहाँ पे वाली बातें लिखी होगी जो मेरे पास लॉस बाई फायर है, 2 आएगा ना, 2 लॉस बाई फायर, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। देखो भाई, मैंने इसको अपने ट्रीटमेंट के अंदर नहीं लिया है, मुझे नहीं लेना इसको, ये मेरे पास क्या है, एबनॉर्मल है। अच्छा, अगर कुछ नॉर्मल होता ना, मान लो कि रेंट बढ़ गया, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन अगर बोल दूँ रेंट था 10,000, लिख दिया 12,000, क्या बोला मैंने? रेंट था 10,000, मैंने बोला कि भाई देखो मेरे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 साल के प्रॉफिट गिवन है, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का, 6 साल के प्रॉफिट मेरे पास है। 6 साल में से 2018 वाले प्रॉफिट में एक सीन हुआ, रेंट था 10,000 का, मैंने उसको लिख दिया कितने का? 1 लाख का, ठीक है। मैंने बोला रेंट 10,000 का था, उसको मैं लिख दिया 1 लाख का, ठीक है। बताओ कितना ज़्यादा, सिर्फ मैंने उस साल में लिखा, ध्यान रखना, बताओ मैंने कितना ज़्यादा रेंट जो है एक्स्ट्रा लिख दिया है? 90,000। प्रॉफिट कम किया इसने मेरा, कितने से प्रॉफिट कम किया इसने मेरा? 90,000 से। देखो 10,000 एक्चुअल में होना चाहिए था, ठीक है, 10,000 मेरे पास एक्चुअल में होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? हमने 10,000 के बदले 1 लाख लिखा, मतलब कि मेरा प्रॉफिट 90,000 से कम हो गया। अब कॉमन सेंस लगाओ, ये जो ज़बरदस्ती जो कम हुआ है इसको हम ऐड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना भाई। किसका कॉमन सेंस यहाँ पे काम नहीं कर रहा है? सबको पता लग रहा है ना, वरना मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, कुछ नहीं हुआ ज़्यादा करोगे तो। सुनो, पहले मैं बता कि कोई सा मेरे पास अगर कोई सा एबनॉर्मल लॉसेस है उसको ऐड करेंगे, ये सबको बात पता लगी, मैं रटवाया नहीं, बता दिया तुम्हें, ठीक है। तो सुनो, पहला मेरे पास है एबनॉर्मल लॉस। अच्छा भाई, अगर मेरे पास कोई सा नॉर्मल लॉस होता है ना, उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, बताओ मेरे को। सुनो, मैंने ऐसा बोला कि भाई मैं 10,000 किलो संतरे लेके आ रहा हूँ बाहर से, ठीक है, 10,000 kg में बाहर संतरे लेके आ रहा हूँ, मैं इतना मानूंगा कम से कम 100 किलो खराब होगा, पता सबको, दब जाते हैं, पिछक जाते हैं, इतना तो सबको पता है, ये नॉर्मल लॉस है। अब ट्रक पलट जाए अचानक से, ये मेरे पास एबनॉर्मल लॉस है, समझे। पहले उस नॉर्मल लॉस को हटा के फिर जो बाकी मेरे पास इतना एक्स्ट्रा लॉस है मेरे पास क्या होगा, वो एबनॉर्मल लॉस। भाई जब तुम ना आगे करोगे ना, हायर परचेस वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह चैप्टर पढ़ोगे आगे ग्रेजुएशन के अंदर, फिर तुम्हें वाली बातें याद आएंगी, ये वाली सारी बातें कि एबनॉर्मल लॉस क्या है क्या नहीं है। तो पहली बात तो सबको क्लियर है। फिर
सेकंड मेरे पास है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, सुनो, सिंस इट इज़ नॉट अ बिजनेस नॉर्मल एक्टिविटी। देखो, हमें वो सारी की सारी बात देखनी है। अगर मैंने कोई अपना असेट सोल्ड किया, ठीक है, असेट सोल्ड करने पे मैंने असेट्स को बेचा अपनी, उस पर लॉस हुआ है। मैंने क्या बोला, मेरे पास एक असेट्स थी, मैंने उसको बेच दिया। असेट्स बेचने पे अगर कोई सा लॉस हो रहा है तो हम कभी सोच के चलते हैं क्या कि भाई हम असेट्स बेचेंगे लॉस हो जाएगा? कभी नहीं सोचते, सबको पता है ना। ये ना कॉमन सेंस लगाओ। देखो, मेरे पास जो भी अगर नॉर्मल एक्टिविटी है, मेरे बिजनेस की अगर नॉर्मल एक्टिविटी में कोई लॉस होता ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, 15,000 का स्टॉक था, मैं इसको 14,000 में बेच दिया, लॉस हो गया यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो इस लॉस को हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर कोई सा ऐसा है जो मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में नहीं आता और वो लॉस हो गया है, ठीक है, इन दैट केस हम करेंगे इसे। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला कि ऐसा लॉस विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, वो सारे लॉस जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के पार्ट नहीं है। तो मैंने क्या बोला भाई कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। भाई कोई बताना चाहेगा ये हमारी प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट कर रहा है? देखो, लॉस हम यहाँ पे लिखते हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बोला चैप्टर पढ़ा है डेप्रिसिएशन, पता ना, तो उसका लॉस नहीं पे आएगा ना। जो भी मेरे इनडायरेक्ट लॉस होते हैं सारे यहीं पे आते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री यहाँ करूँगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो हमें तो नहीं करने वाला प्रॉफिट, फिर ऐड कर देंगे इसको। अरे कोई समझ रहा है? समझ रहा कोई? कौन नहीं समझ रहा? ठीक है, सुनो भाई, मेरे पास अगला है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं अपने स्टॉक की, देखो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भाई देखो, मैंने बोला जो मेरा ओपनिंग का स्टॉक है ना, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है उसकी मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दी है। मतलब कि मेरे पास 10,000 का सामान था, थोड़ा सब यहाँ फोकस करो, 10,000 का सामान था, मैंने बोला मेरे पास 20,000 का सामान है। ठीक है, 10,000 का सामान था, ओपनिंग स्टॉक था ये, ओपनिंग स्टॉक मैंने इसकी ओवर वैल्यूएशन कर दी कि 20,000 का है। ठीक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 15,000 का, मैंने इसकी अंडर वैल्यूएशन कर दी, इसको मैंने 10,000 का बोल दिया, चलो मैं कह रहा हूँ 9,000 का बोल दिया। अब मुझे बताओ, देखो सब थोड़ा फोकस करो यहाँ पे। स्टार्टिंग में मेरा सामान खरीदा 10,000 का, ठीक है, तो मैंने खर्चा दिखा दिया 20,000 का। मेरे पास स्टॉक मैंने कितना दिखाया? 20,000 का। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक मैंने सोचा अच्छा स्टॉक कहाँ पे आएगा, मैंने देखा परचेज में आएगा। कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में आएगा। तो मैंने देखा भाई मैं बनाता हूँ यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ बनाया मैंने ट्रेडिंग। तो भाई ठीक है, ट्रेडिंग बनाया मैंने। अगर ट्रेडिंग में परचेज को मैं 10,000 के बदले 20,000 दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आई? परचेज मैंने 10,000 के बदले 20,000 दिखा दिया। ओपनिंग पता है 2 ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 10,000 का है मेरे पास, लेकिन 10 के बदले मैंने क्या लिखा? 20। फिर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को मेरे पास क्या था भाई? 15 का था, उसको 9 दिखाया, 15 का था 9 दिखाया। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे बाई सेल है, सेल मान लो 2 लाख की, कितने की सेल है? 2 लाख की, मान के चलो सिर्फ 2 लाख की सेल है। तो अगर मैंने इसको ज़्यादा दिखाया है, अभी सिर्फ मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला ये, सिर्फ ये बता रहा हूँ, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्या चीज़? ओपनिंग स्टॉक। मैं अभी क्लोजिंग पे नहीं गया, मैंने यहाँ पे बोला है कि अगर मेरे पास कभी ऐसा होता है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मैंने बोला भाई मेरे पास स्टॉक था 10,000 का, मैं उसको दिखाता 20,000 का। ठीक, तो देखो 2 लाख है, फोकस करना सर पे, 2 लाख। अगर मैं यहाँ पे 10,000 लिखता, प्रॉफिट कितने का आता भाई मंजित? 2 लाख है मेरे पास सेल और 10 लाख का मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आता? बेटा कौन सा गांजा फूकते हो? आप कह रहे हो 10 लाख, मैं 10,000 मैं, अरे यार 10,000 लेके चलो, 2 लाख है, 2 लाख के बदले यहाँ मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है 10,000 है, 10,000 1 लाख मेरा प्रॉफिट आ रहा है, समझ गए? अब मैंने 10,000 के बदले क्या लिखा? ओवर वैल्यूएशन कर दी। 10,000 के बदले मैंने क्या किया? ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, तो 20,000 हो गया, प्रॉफिट कम हुआ अपने आप, समझ रहे हो? तो अगर मैं कभी गलती से ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कर रहा हूँ, प्रॉफिट कम हो गया, समझ रहे हो ना भाई? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान होना चाहिए, जिसको नहीं है कोई नहीं पढ़ना, वो 11th क्लास से पढ़ाऊंगा ना, आ जाना उस टाइम। सुनो
तो ये वाली बातें पता लगी। अगर मैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक करता हूँ क्या होता है, प्रॉफिट मेरा कम हो गया, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो तुम्हें समझना है जितने से मैंने ओवर वैल्यूड की है, ठीक है, तो उसको हम दोबारा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अगला मैं बात करता हूं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां फोकस करो भाई। मैं देखो सेल कितना किया भाई, 2 लाख की, 2 लाख की सेल है। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ओपनिंग स्टॉक ना जो मान लो 1 लाख का है, ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 1 लाख का, और मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 लाख का, मेरे पास 2 लाख की सेल है, ठीक। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मैं जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है मैं क्या कर रहा हूँ उसका अंडर वैल्यूएशन, क्या कर रहा हूँ उसका अंडर वैल्यूएशन। अब भाई मुझे बताना, मैंने यहाँ पे मैं पहले नॉर्मल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने बोला 30,000, चलो मैं इस वाले को लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले लिख रहा हूँ 15,000। हाँ भाई रोहन बताओ प्रॉफिट कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा, मैं बता दूँगा, बचेगा क्या फिर, प्रॉफिट कितना आएगा मेरा इस बार, मैंने 15,000 लिखा है, प्रॉफिट कितना आएगा पायल, प्रॉफिट कितना आएगा भाई, ये रीजन पता, मैं कंसेप्ट देता नहीं हूँ, रट्टे मार लिया करो। सुनो 2 लाख का 2 लाख की सेल है, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस किया। अब सुनो 15,000 है मेरे पास, तो अब बताओ 1,15,000 प्रॉफिट आएगा, समझ रहे हो, 1,15,000। तो एक्चुअल में मेरे पास 1,15,000 प्रॉफिट आना चाहिए, समझ रहे हो ये। अगर मैं गलती से इस ओवर जो मेरे पास स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, अगर मैं इसको अंडर वैल्यूड कर दूं, 15 के बदले मैं इसको 8 लिख दूं, या फिर मैं 9 लिखा है मैंने, मैं इसको 9 लिख दूं, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। इस 15 के बदले अगर मैं इसको 9 लिख दूंगा, ठीक है, 15 के बदले क्या लिखा भाई मैंने 9,000, प्रॉफिट कितना होगा अपने आप बताओ, प्रॉफिट कम हो गया अपने आप, प्रॉफिट कम हुआ ना। तो तुम्हें यहाँ पे इसका डिफरेंस देखना है। देखो मैंने बोला पता क्वेश्चन में क्या लिखाएगा, ऐसा लिखाएगा कि भाई देखो थोड़ी इंग्लिश तो ठीक है सबकी, पढ़ के समझ लेते हो। ऐसा लिखा हुआ आएगा कि जो मेरे पास 15,000 का जो स्टॉक है ना, उसको अंडर वैल्यूड क्या है 9,000। अगर आगे देखो 15,000 का स्टॉक इज वैल्यूड 9,000, तो अंडर वैल्यूड हो गया ना, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए ना कि 15,000 क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 9,000, उसने बोला कि 9,000 से कम कर दिया, भाई समझ रहे हो। देखो वैसे क्वेश्चन के टाइम पे तो मैं आ जाएगा, ठीक है, ये बात पड़ती है क्वेश्चन की। मैंने ऐसे बोला देखो 15,000 का मेरे पास है, अगर ये बोलता है ना इज अंडर वैल्यूड 9,000, तो अंडर वैल्यूएशन कितनी की हुई, 15 में से 9 माइनस कर दो 6,000 की अंडर वैल्यूएशन हुई है। अगर बोल दूँ 15,000 का स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 9,000, क्या बोला मैंने अंडर वैल्यूड बाई 9,000, तो कितने से अंडर वैल्यूड करिए 9 से, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड कितने से हुई भाई, ये 6 कौन बोल रहा भाई बीच में, सुनो क्या बोला मैंने, मेरी बात सुनो। 15,000 का स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 9,000, मतलब कि इसको 9,000 से कम कर दिया है अंडर वैल्यूएशन करते वक्त। किसका मुंह बन रहा है, किसी का बन रहा है क्या इसमें, ये रहा ना बैठा हूँ साइड में। सुनो भाई, तो क्या बोला मैंने अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। भाई सुनो मेरी बात सुन जाओ, देखो जिसका दिमाग नहीं चलता, और पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसका दिमाग इन कामों में नहीं चल रहा, उसका दिमाग बहुत भटका हुआ है, ठीक है। तो मैं इतना बताऊं, 100 पेपर में से ना 98 टाइम्स, 100 पेपर हुए उसमें से 98 बार ना तुम्हारे बुक से आ जाते हैं, बुक के बाहर का नहीं आता। उन्हें बच्चों की औकात पता होती है, भाई बच्चों को इतना आता है, ठीक है। लेकिन देखो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आगे लेके, मैं जब तुम्हें जिनको मैं 9th पढ़ाता ना, मैं उनको 10th का कवर करता था, जिनको 10th पढ़ाई है तो उनको 11th के हिसाब से मैथ पता, हर एक कंसेप्ट बताता था मैं, ठीक है। अब वैसे ही तुम्हें मैंने 11th में कराया, 12th की बात, 12th में तुम्हें आगे की बात में सारा बता सकता हूँ तुम्हें, ताकि बाद में दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। सुनो उसके बाद है भाई कुछ ऐसा खर्चा जिसको आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी अकर इन फ्यूचर। मैं बोला ऐसा कुछ खर्चे
जिसको मैं नहीं सोच रहा था कि फ्यूचर में हो जाएंगे। मैंने बोला एकदम से आग लग गई, अब वही आग लगने में 2 लोग जल गए, उनके घर वालों को मेरे को 10 लाख रुपए देने पड़ गए। मैंने सोचा था कभी ऐसा? तो जैसे मालूम, छोड़ो यार बोलना चाहिए, सुनो, मान लो कि किसी का बिजनेस चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, ठीक है, किसी का बिजनेस चल रहा है, अब उसके बिजनेस में मान लो आग लग गई, ठीक, तो उसने कभी सोचा था कि चलो आग लग जाएगी तो कोई 2 जने जल के मर जाएंगे, उसके घर वालों को मेरे को 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कभी सोचा था किसी ने? तो मेरे पास कोई से भी अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होता है, क्या बोला मैंने? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, इसको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। देखो, एक होता है रिकरिंग एक्सपेंस, जो हमें पता होगा, क्या होता है रिकरिंग एक्सपेंस, जो मुझे पता होगा ही, ठीक है। अगला मेरे पास क्या है भाई, जिसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जिसको बोलते हैं सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसको हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट नहीं करते, अगर वो हो जाएगा तो बताओ हमारा प्रॉफिट कम करेगा, वो प्रॉफिट कम करेगा, तो ऐड कर देंगे। तो मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास जो नेक्स्ट है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, भाई रेफरेंस में लिख सकते हो विच आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, थोड़ा इसको कर लोगे ना आराम से, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई, अगर कभी भी मेरे पास ऐसा हो जाए कोई सा कैपिटल एक्सपेंस है, क्या बोला मैंने? कैपिटल एक्सपेंस आर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। सुनो, देखो ऐसा यहाँ पे कौन कौन ऐसा बैठा हुआ है जो बोल रहा है कि भैया अगर हम कैपिटल एक्सपेंस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होगा? कोई बोल रहा है ऐसा? कैपिटल एक्सपेंस किया और मेरा प्रॉफिट अफेक्ट हो जाएगा, कौन बोल रहा है ऐसा? दिमाग लगाओ एक बार थोड़ा। सुनो, मैं कैपिटल एक्सपेंस करता हूँ, मुझे पता है मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, मान लो मैंने मशीन खरीदी, मशीन जाएगी बैलेंस शीट में, मेरा कैश कम होगा, कहाँ से? बैलेंस शीट से। एक असेट्स कम हुई, दूसरी असेट्स बढ़ गई, ऐसे ही तो आए, प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, समझ गए ना? तो अगर मैं इसी खर्चे को एज अ रेवेन्यू ट्रीट कर लूँ, प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा? अब समझ रहे हो? देखो, मैंने बोला मशीन खरीद रहा हूँ, पहले तुम सब इस बात को एक्सेप्ट करो कि मेरे पास कोई सा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है विल नॉट अफेक्ट आवर प्रॉफिट। कोई सा जो मेरे पास ऐसा खर्चा जिसको मैंने फिक्स्ड असेट्स पे किया है वो कभी मेरे प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। और फिर अगर मैं इसी खर्चे को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस मान लूँ, क्या बोला मैंने? अगर इसी खर्चे को मैं रेवेन्यू एक्सपेंस मान लूँ तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, यहीं तो कहीं आएगा। मान लो मैंने परचेज किया मशीनरी और मैंने उसको मान लिया परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ मैंने इसको परचेज मान लिया, मैंने मशीनरी परचेज करी और मैंने क्या मान लिया इसको? परचेज ऑफ गुड्स। बताओ प्रॉफिट कम हो गया? प्रॉफिट कम होगा ना? तो भाई अगर कभी भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, इन दैट केस हमारा प्रॉफिट क्या रिड्यूस हो जाता है। किसी के लिए हिंदी में बोल दूं? सुनो, तो मेरे पास क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताओ भाई, ये बात समझ आ रही है? अरे यार पता है मेरे को, मेरे 11th-12th में पढ़ाया था ना मेरे को, मेरा टीचर ना होना, टॉप मारा था मैंने वैसे, मैं पूरे CBSE में बस 89% रहेगा मेरे। सही में तुमसे बात नहीं मानोगे भाई, मुझे ये सब नहीं पढ़ाया मेरे टाइम पे 11th-12th में। ये जो बोल रहा हूँ कि अफेक्ट और नॉट अफेक्ट, ये भी नहीं पढ़ा मैंने 11th-12th में। हाँ, मुझे जर्नल एंट्री आती थी, लेज़र पोस्टिंग मेरे को लगती क्या, मेरे को क्या ही आता है। लेज़र पोस्टिंग मेरे को आई थी और 11th में, पता है मुझे क्या होता था? क्या बात है यार, मैं इतने बड़े क्वेश्चन सीख लिए, अब लगता है भाई क्या ही है ये, ठीक है। मैंने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन किया, बोला अब तो हम बन गए राजा जी, अब बाद में पता लगा कुछ नहीं बने, ठीक है भाई। सबसे बड़ी बात होती है कंसेप्ट, अगर तुम्हें सिखा रहा हूँ फ़ायदा उठा लो इसका, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो सुनो डम।